अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का लेक्चर थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल है। क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 2 चल रहा है। ठीक है, इस चैप्टर का लेक्चर लास्ट होगा। ठीक है, यानी लास्ट लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 है, थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने स्टूडेंट्स आप एक बात समझें, आपने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपने पढ़ा था। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपने समझा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसको समझने के बाद, इसको पढ़ने के बाद, सीखने के बाद आपने बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल किया। ठीक है, वो पढ़ चुके हैं आप। उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के स्टेप्स हैं, प्रोसेस हैं। ठीक है, जो आपने पढ़े थे। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले आपने पढ़ा था ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी। ऑब्जर्वेशन पढ़ने के बाद जो है ऑब्जर्वेशन आपने जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपने समझा, फिर आपने ऑब्जर्वेशन की, उस पर जो है कुछ तरह की ऑब्जर्वेशन बनाई। फिर उसके बाद जो है आपने उन ऑब्जर्वेशन में से जो है आपने हाइपोथेसिस बना ली। ठीक है, यहाँ पे ये बात कर रहा है, थ्योरी की बात कर रहा है। ठीक है, हमने थ्योरी तक जाना है। ठीक है, हमने जो है वो कोशिश करनी है कि थ्योरी तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बाद जो है आपने जो है एक स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, जिस तरह आपने मलेरिया वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। ठीक है, आपने चार तरह के में से जो है पार्ट 1 था। ठीक है, पार्ट 2 था स्टडी ऑफ मलेरिया का, हमने पढ़ा था। वहां पे चार तरह की ऑब्जर्वेशन बनी। ठीक है, बायोलॉजिस्ट ने चार तरह की ऑब्जर्वेशन बनाई। उनमें से एक ऑब्जर्वेशन को जो है उन्होंने हाइपोथेसिस बना दिया। ठीक है, हाइपोथेसिस जो है, हाइपोथेसिस उन्होंने बनाया, क्या बनाया? ठीक है, हाइपोथेसिस। ठीक है, चार तरह की ऑब्जर्वेशन उन्होंने बनाई थी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बनाने के बाद उन्होंने जो है उनमें से एक हाइपोथेसिस निकाल ली। ठीक है, जो उनको ठीक लगी। उन्होंने कौन सी हाइपोथेसिस निकाली थी? वो निकाली थी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम इज द कॉज मलेरिया। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन एक उनमें से निकाली थी, एक उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। क्या दी थी? ये आपने स्टडी ऑफ मलेरिया के पार्ट 2 के अंदर पढ़ा था। आप ये लेक्चर सुन सकते हैं कि वहां पे आपने यह एक तरह की हाइपोथेसिस पढ़ी थी, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। वो कहता है प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है। ठीक है, वो आपने पढ़ा था। ठीक है, वो एक हाइपोथेसिस। फिर आगे जाके उस पर जो है मजीद एक्सपेरिमेंट हुए थे, मोर एक्सपेरिमेंट हुए थे। उन पर जो है वो मोर एक्सपेरिमेंट हुए थे। ठीक है ना, जब मोर एक्सपेरिमेंट, जब ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है, तो वो जो है प्लाज्मोडियम की स्टेटमेंट जो है वो राइट साबित होगी। ठीक है, क्या होगी? राइट साबित होगी, ट्रू होगी। राइट और ट्रू भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, ठीक है, ये एक तरह की जब ये ठीक साबित हुई, इस पर मजीद एक्सपेरिमेंट हुए। ठीक है, एक यानी एक स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, एक तरह यानी एक वजह बन गई, एक मजीद यानी स्टेटमेंट का इनको नाम जब दे दिया गया, प्लाज्मोडियम वाकई है एक, यानी ये स्टेटमेंट जब ट्रूथ निकली तो ये एक समझ आप समझेंगे एक थ्योरी बन गई। ठीक है, ठीक है, आपने समझा होगा कि हाइपोथेसिस जो है, हाइपोथेसिस से क्या बनता है? थ्योरी बनती है। क्या बनती है? थ्योरी बनती है। ठीक है, हाइपोथेसिस से थ्योरी बनती है। ठीक है, इसी तरह आज के लेक्चर के अंदर हम स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी के बारे में। थ्योरी क्या है? ठीक है, उम्मीद आपको एग्जांपल से समझ आ चुकी होगी। थ्योरी क्या है? हम पढ़ते हैं हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड नेवर रिजेक्टेड इज कॉल्ड थ्योरी। वो कहता है एक ऐसी हाइपोथेसिस, ठीक है, दैट स्टैंड जो मसलसल बरकरार रहे। ठीक है, बरकरार रहे द टेस्ट ऑफ टाइम, जब टेस्ट हो रहा हो उस वक्त जो है बरकरार है, एंड नेवर रिजेक्टेड, और उसको रिजेक्ट ना किया जाए। ठीक है, रिजेक्ट का मतलब होता है निकाल देना। ठीक है, आपने चार तरह की ऑब्जर्वेशन, ठीक है, स्टडी ऑफ मलेरिया के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, उनमें से चार ऑब्जर्वेशन में से जो है एक हाइपोथेसिस को जो है वो निकाल लिया गया। वो कौन सी थी? वो प्लाज्मोडियम थी। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स द कॉज ऑफ मलेरिया कि प्लाज्मोडियम है मलेरिया की कॉज है, ठीक है। वो ट्रू निकली थी, डायरेक्ट निकली थी, ठीक है। उसको निकाल, वो एक थ्योरी बन गई थी, ठीक है। आगे वो थ्योरी पर जो है मजीद एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। वो थ्योरी बिल्कुल यानी ठीक निकली, ठीक है, दुरुस्त होगी, राइट होगी। आगे क्या लिखा हुआ है, थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस। वो कहता है एक थ्योरी जो होती है वो आपके पास जो होती है वो बड़ा सबूत होती है, आपको बड़े सबूत जो होता है वो आपको यानी सपोर्ट करता रहता है, आपको हौसला देता रहता है। अगर आपके पास कोई थ्योरी है, अगर आपको आप कोई सवाल हल करते हैं, ठीक है, आपको जो है कोई सवाल हल करने का आपको फार्मूला बनाते हैं, ठीक है, आप उस फार्मूले से जो है वो अपना जवाब, सवाल का जवाब, जैसा मैथ के अंदर सवाल हल कर लेते हैं, ठीक है, उससे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बताएंगे जी मैंने निकाल लिया, ठीक है, आप भी निकाल सकते हैं इनसे, ठीक है। ये बड़ी सपोर्ट आपको जो कर रही होती है थ्योरी, ठीक है। आगे देखें प्रोडक्टिव थ्योरी है, ठीक है। प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होती है कि आपने एक थ्योरी बनाई, ठीक है, आपने उससे जो है एक अपना बायोलॉजी का प्रॉब्लम या कोई आम सवाल जो है वो हल कर दिया, ठीक है, ठीक है, कोई हो सकती है, ठीक है। वो आपकी नजर तक जो थ्योरी ठीक है, ठीक है, बाकी लोगों तक काबिल नहीं है, आप पब्लिश उसको नहीं कर सकते, ठीक है। उससे आप लोगों को बताएं, अगर बताएं भी, या आपकी जहन के अंदर आपने एक थ्योरी बनाई है, आपकी जहन के अंदर और कई तरह के सवाल आए और कई तरह की थ्योरीज आपके जहन के अंदर आई है, ठीक है, नई नई इजादात जो है वो पेश आई आपके जहन के अंदर आए, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को बताएं, लोगों के अंदर और कई तरह के सवाल और कई तरह के जज्बात जो है जहन के अंदर पैदा हों, कई तरह के सवाल, मुख्तलिफ सवाल पैदा हों, उसे कहते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी, ठीक है। प्रोडक्टिव थ्योरी क्या है, इट कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन। वो कहता है यानी नए नए हाइपोथेसिस जो है सजेस्ट करती है, तजजिया उनका करती है, ठीक है, एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन, और कई तरह के टेस्ट के अंदर जो है आपके जहन के अंदर जब टेस्ट हो रहे हैं तो आपके जहन के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। ये थी थ्योरी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं प्लाज्मोडियम पढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी आगे हम पढ़ते हैं लॉ क्या है, ठीक है। ये तो थ्योरी थी, आगे हम हटाते हैं। आगे हमने पढ़ना है साइंटिफिक लॉ, ठीक है, साइंटिफिक लॉ पढ़ते हैं। साइंटिफिक लॉ क्या है, ठीक है, यानी जब एक थ्योरी जो है आपने पढ़ा है, थ्योरी जब एक थ्योरी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ठीक है, वो बार बार एक्सपेरिमेंट करने से वो ठीक निकल आती है, ठीक है, उसका रिजल्ट होते हैं वो दुरुस्त होते हैं, ठीक है। उस थ्योरी को जो है वो सारी दुनिया के साइंटिस्ट मिलके जो है, बियोलॉजिस्ट मिलके जो है वो उस थ्योरी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, उन्हें फिर लॉ का नाम दिया जाता है, साइंटिफिक लॉ का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसका है क्या, इसकी हम डिफाइन लिखते हैं इधर, इट इज अ यूनिफॉर्म, इट इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, ठीक है। यानी वो कहता है इट इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर है, मुसलसल फैक्ट हकीकत है, ठीक है, नेचर कुदरत की, यानी ठीक है, इसके आगे जो है आप नहीं जा सकते। जब एक साइंटिफिक लॉ बन जाता है, ठीक है, ये क्यों है कैसे है उसकी आप रीजन ढूंढे, यानी साइंटिफिक लॉ क्यों है, ठीक है, यानी इसकी क्या है मेन वजह, ठीक है, इसके आगे आप नहीं जा सकते, ये कुदरत के बनाए हुए, ठीक है। आपने उसूल को समझ लिया, प्रिंसिपल मतलब यही होता है कि आपने नेचर के प्रिंसिपल को समझना है, स्टडी ऑफ नेचर प्रिंसिपल, आपने नेचर प्रिंसिपल को जो है वो समझना है, ठीक है, बस समझने तक है, ठीक है, इसके आगे आप नहीं जा सकते, ठीक है। यूनिफॉर्म यानी एक, यानी ये भी एक मुसलसल एक कांस्टेंट ये की तरह होता है, यानी मुसलसल जो एक चीज बस यहाँ पे रुक गई है, ठीक है, इसके आगे आप इससे मजीद डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, आगे भी इसका दिया गया है, इसे कहते हैं इट इज एन irrefutable theory, ठीक है। इट इज एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी, एक ऐसी थ्योरी होती है जिसे आप जुटला नहीं सकते, ठीक है, जिस तरह थ्योरी लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है, न्यूटन के बनाए हुए हैं, ठीक है, ये आप उनको जुटला नहीं सकते, ये एक साइंटिस्ट ने बनाए थे, ठीक है, जिस वक्त से बनाए हैं
उस वक्त से लेकर आज तक कोई ऐसा साइंटिस्ट पैदा ही नहीं हुआ कि मोशन के कवानीन को, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन को स्टूडेंट जुटला सके, ठीक है, उसको उनको गलत साबित कर सके, उनको गलत जो है फॉल्स प्रूव जो है साबित कर सके, ठीक है। जो है ना आपकी बुक के अंदर दो तरह की एग्जांपल दी गई हैं, ठीक है। एक तो मेंडल्स लॉ की एग्जांपल दी है, बायोलॉजिकल लॉज कौन कौन से हैं, ठीक है। एक मेंडल्स लॉ की एग्जांपल दी गई है और दूसरी जो है एग्जांपल दी गई है वो हार्डी वैन बर्ग लॉ जो है वो दी गई है, ठीक है। वो एग्जांपल इधर लिखते हैं, हार्डी वैन बर्ग थ्योरम, बर्ग लॉ कहेंगे, ठीक है, एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। यानी दो तरह की एग्जांपल्स दी गई हैं। ये आपके पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है या एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ज्यादा चांस है कि हार्डी वैन बर्ग लॉ और मेंडल लॉ इनके नाम लिखें, ठीक है। आप यानी बायोलॉजिकल लॉज के नाम लिखें, राइट टू नेम्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज, जिस तरह पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर ये साइंटिफिक लॉ, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पेपर के अंदर आ सकता है। इट इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, इट इज अन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। कैसी थ्योरी है जिसे जुटला नहीं जा सकता, ठीक है। ठीक है, ये आज हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ा, थ्योरी पढ़ा, ठीक है। थ्योरी क्या है? हाइपोथेसिस बेस्ड एंड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड नेवर रिजेक्ट इज कॉल्ड थ्योरी। वो कहता है कि ऐसी हाइपोथेसिस जो टेस्ट के वक्त जो होती है, जब टेस्ट किया जा रहा हो उस वक्त जो है वो यानी प्रूव रहे, यानी साबित कदम रहे, ठीक है, रिजेक्ट ना हो, ठीक है, दुरुस्त निकले, ठीक है। नेवर रिजेक्ट उसको निकाला ना जा सके, इस कॉल्ड थ्योरी कहलाती है, ठीक है। जिस तरह यहाँ आपने जो है प्लाज्मोनियम पढ़ा था, क्या प्लाज्मोनियम द कॉज ऑफ मलेरिया। आगे आप कहता है आज यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, आगे छोड़ भी सकते हैं, आगे ना भी लिखे हैं, लेकिन आज थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस। यानी थ्योरी जो होती है वो एक बड़ी काबिल सबूत होती है, ठीक है, एक इंसान के लिए, जो कई साइंटिस्ट के लिए जिसके पास एक थ्योरी होती है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको जो है सपोर्ट करती है, ठीक है, ठीक हो, ठीक है। अगर वो ठीक निकलती है, ठीक है, वो बंदा भी आगे जाके वो पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है वो फेमस होता है, ठीक है, उसकी थ्योरी जो है वो भी फेमस हो जाती है, ठीक है, वो एक लॉ की शक्ल में बन जाती है। आगे प्रोडक्टिविटी, इट कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन। वो कहता है कि आपने एक हाइपोथेसिस, आपने एक थ्योरी बनाई थी, उससे आपके ज़हन के अंदर कई नए सवाल जो है वो पैदा होने शुरू हो गए, नए क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होने शुरू हो गए आपके ब्रेन के अंदर। तो वो आपने लोगों तक आगे अगले और साइंटिस्ट को बताया, ठीक है, और लोगों को भी बताया, तो उनके जहन के अंदर भी कई तरह के सवाल जो है उठने लगे उस थ्योरी से, ठीक है। नई चीजें याद होने लगी, ठीक है, नई चीजें आपके जहन के अंदर आने लगी, तो वो उन्हें जो है प्रोडक्टिव थ्योरी कहते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? पैदा करना होता है, ठीक है। आगे है साइंटिफिक लॉ, ठीक है। इट इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, इट इज एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। यानी ये नेचर का एक मुसलसल जो नेचर जो है, जो कुदरत जो है, ये पूरी दुनिया जो है वो कुदरत है, नेचर, ठीक है, उनको समझने के लिए जो था एक साइंटिफिक लॉ होता है, ठीक है, उनको कैसे समझना है, ठीक है, उनके प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, ये एक नेचर है, ठीक है, नेचर के आगे जो है आप नहीं जा सकते, ठीक है। यहाँ पे जो लॉ साइंटिफिक लॉ बने हैं, ठीक है, हार्डी वेनबर्ग लॉ को आप नहीं जुटला सकते, जिस तरह इसके अंदर होता है उस तरह ही होता है, ठीक है, जो अमल इसके अंदर साबित हुआ है वही है, ठीक है, सेम है। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये आप जो है ये एफएससी के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है, जिस तरह मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आप एफएससी के चैप्टर 22 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। हार्डी मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी 10 का एक जो है उसने लॉ बनाया, ठीक है। या हार्डी वेनबर्ग लॉ ये भी तकरीबन जो है एफएससी के अंदर पढ़ देंगे आप, ये मैटर के अंदर शामिल पढ़े, ठीक है। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको यहाँ पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।